मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं भोला सिंह, बायो टीचर, GDND SNIC करगी चित्रकूट। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वैसे इसके पहले चैप्टरों में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पौधों के बारे में, जंतुओं के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में। अलग अलग जानकारी आप लोगों को पहले चैप्टरों में बताई गई है कि जीवों के लक्षण क्या हैं, फिर उसमें पौधों के लक्षण क्या हैं, जंतुओं के लक्षण क्या हैं, ये बताया जा चुका है। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा जैव विविधता। तो जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम वाल्टर जी रोशन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। अब है क्या बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता कोई भी परिवेश है, उस परिवेश में पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये निवास करते हैं, लेकिन उस परिवेश में इन सभी घटकों में आपस में क्या है? अंतर है, एक दूसरे से भिन्न है। तो उस परिवेश में ये सहयोग की भावना से जीवन यापन करते हैं, और उस सहयोग से बना हुआ जो एक सिस्टम है उसको जैव विविधता कहते हैं। जीवों में विविधता, अंतर। दूसरी सेकंड नंबर पे बात आती है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कितने प्रकार की होती है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी? जनरली ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसको 3 समूहों में बांटा गया। पहली जो जैव विविधता थी वो जेनेटिक जननिक जिसको कहा जाएगा, जननिक विविधता, जननिक। दूसरी नंबर पर थी स्पेसीज, जातीय विविधता। तीसरे नंबर पर थी इकोसिस्टम, पारितंत्र। तो बायोडाइवर्सिटी जो है 3 प्रकार की जैव विविधता जो उत्पन्न होती है 3 तरह से, जेनेटिक, स्पेसीज और इकोसिस्टम। जिसमें से जेनेटिक का मतलब जीन से है, जेनेटिक का मतलब जीन से, मतलब ऐसी विविधता जो जीन में चेंजिंग के कारण उत्पन्न होती है उसको जेनेटिक विविधता कहा जाता है। अब जीन में चेंज, पेड़ पौधों के जीन अलग होंगे, जंतुओं के जीन अलग होंगे, सूक्ष्म जीवों के जीन अलग होंगे। तो ये जो विविधता उत्पन्न हुई वो क्या है? जेनेटिक है। सेकेंड नंबर पर स्पेसीज, जाति विविधता। जाति एक है लेकिन उसमें जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे से क्या है? भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है। तो जातियों के आधार पर जो विविधता उत्पन्न हुई उसको जाति विविधता कहा गया। तीसरा जो है इकोसिस्टम, पारितंत्र। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, मान लीजिए घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें जितने भी घटक पाए जा रहे हैं, पेड़ पौधों से मान लीजिए स्टार्ट हुई वो पेड़ पौधे, उसके बाद इसमें टिड्डा हो गया, मेढक हो गया, मेढक के बाद सर्प हो गया, सर्प के बाद बाज हो गया, लास्ट में इसमें मान लीजिए शेर आई। ठीक, तो इसमें जितने भी ये घटक पाए जा रहे हैं ये सब एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। तो ये जो विविधता उत्पन्न हो रही है उसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहा जाएगा। तो ये 3 टाइप्स की डाइवर्सिटी होती है। उसके बाद इसमें आता है सिग्निफिकेंस।
उपयोगिता, इसका क्या महत्व है? जो जैव विविधता पाई जा रही है, क्या ये हमारे लिए आवश्यक है या हानिकारक है? तो अगर जैव विविधता नहीं होगी तो जीवन संभव नहीं है। तो ये इसका महत्व क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी जैव विविधता की? पहला इसका हो गया एजुकेशनल, एजुकेशन, शिक्षा। सेकेंड नंबर पर लाइफ, जीवन। तो इसमें जो है इसके महत्व के बारे में अगर कि ये हमें आवश्यक क्यों है उसके बारे में अगर जानकारी हासिल करें तो हमको सबसे पहले शिक्षा के लिए आवश्यक है जैव विविधता। शिक्षा के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो हमारी शैक्षणिक सिस्टम है उसमें हमें पेड़ पौधों के बारे में भी जानकारी लेना है, पौधों के बारे में भी जानकारी लेना है, सूक्ष्म जीवों के बारे में भी जानकारी लेना है। तो उसके लिए जैव विविधता का होना आवश्यक है। उसके बाद लाइफ, जीवन। कोई भी सिंगल जो जैविक है वो सिंगल रूप में जीवित नहीं रह सकते, उनको किसी न किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, चाहे सूक्ष्म जीव। ठीक, तो उसके लिए विविधता आवश्यक है। फिर मेडिसिनल, मेडिसिनल मतलब औषधि, औषधि। जितनी भी औषधियां हैं वो या तो पेड़ पौधों से प्राप्त की गई होंगी या जंतुओं से प्राप्त की गई होंगी या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की गई होंगी। तो अगर ये विविधता ना हो, अलग अलग ये ना हो, तो हमें औषधियों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए औषधियों के लिए भी हमारी जो है महत्ता बायोडाइवर्सिटी पर ही निर्भर करती है। ठीक, उसके बाद आ जाता है फोर्थ नंबर पर एस्थेटिक, सौंदर्य, सजावट। प्रकृति जो है सौंदर्य की माँ है। प्रकृति क्या है? सौंदर्य की माँ है। अब उस प्रकृति में जो सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? पेड़ पौधे, जंतु, इनके कारण उत्पन्न हो रहा है। अगर ये जैव विविधता नहीं होगी तो ये सौंदर्य भी उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है स्टेबिलिटी, स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब जो प्रकृति है उसमें जो स्थायित्वपन है, जो स्थायी है, वो किसके कारण है? जैव विविधता के कारण। अगर जैव विविधता नष्ट हो गई, मान लीजिए इसमें से जंतु नष्ट हो गए या पौधे ही नष्ट हो गए, तो जो इसका स्थायित्वपन है पर्यावरण का वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैव विविधता आवश्यक है। एजुकेशन के क्षेत्र में, लाइफ के क्षेत्र में, मेडिसिनल क्षेत्र में, एस्थेटिक क्षेत्र में और स्थायित्व के क्षेत्र में विविधता की आवश्यकता है। सिग्निफिकेंस हो गया। उसके बाद आ जाता है इसमें जो नष्ट होने का कारण है। जो जैव विविधता है धीरे धीरे क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। क्यों नष्ट हो रही है? अगर ये नष्ट हो गई तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। नष्ट होने के कारण, जैव विविधता नष्ट के कारण, जैव विविधता नष्ट होने के कारण। क्या कारण, क्यों नष्ट हो रही है? ठीक, अब इसका मेन कारण क्या है जिससे जैव विविधता दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, नष्ट हो रही है? पहला इसका कारण है इंडस्ट्रियल क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र।
औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब ये है कि जितने भी इंडस्ट्री लगाई जाती हैं वो जंगलों को साफ करके, वहाँ के पेड़ पौधों को काट करके बनाई जाती है, जिससे जैव विविधता क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। दूसरा नंबर जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब जनसंख्या में जब वृद्धि होगी तो उस जनसंख्या के लिए घर बनाने के लिए जगह चाहिए, ठीक। तो घर बनाने के लिए जगह चाहिए जब, तो वो पेड़ों को काटता है, जंगलों को साफ करता है, वहाँ पर घर बनाता है। उसके साथ साथ उसको लकड़ी चाहिए भोजन बनाने के लिए, उससे पेड़ पौधों को नष्ट करता है, आवास बनाता है। तो उससे भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रहा है, नष्ट हो रही है। उसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, प्रदूषण नहीं, पॉल्यूशन। पॉपुलेशन हो गया, पॉल्यूशन, प्रदूषण। दिन प्रतिदिन जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं इनके द्वारा काफ़ी प्रदूषण बढ़ रहा है, धुआं वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल प्रदूषित होता है। तो वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ने के कारण इसका सीधा इफेक्ट जंतुओं पर भी और पेड़ पौधों पर पड़ता है। तो उससे क्या होते हैं, पेड़ पौधे भी नष्ट होते हैं और जंतु भी नष्ट होते हैं, जिससे जैव विविधता नष्ट होने लगती है। फिर उसके कारण है चौथा, हंटिंग, शिकार। कुछ जो व्यक्ति हैं वो जानवरों का शिकार करते हैं, चाहे वो मांस के लिए हो, चाहे उनकी चमड़ी के लिए हो, चाहे उनके अन्य पार्ट्स के लिए, सींग हो गया, खुर हो गया, उसके लिए वो जंतुओं का शिकार करते हैं, जंतुओं को मारते हैं। तो शिकार करने से उस प्रजाति की कमी होती है, जिससे जैव विविधता नष्ट होने लगती है, ठीक। तो ये क्या हो जाते हैं कारण जैव विविधता नष्ट होने के। क्यों नष्ट हो रही है? एक तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र के कारण, जनसंख्या के कारण, प्रदूषण के कारण और शिकार के कारण ये नष्ट हो रही है। ये जैव विविधता नष्ट होने के कारण हो गए। उसके बाद आ जाता है इसमें हॉट स्पॉट, तप्त स्थल। हॉट स्पॉट, तप्त स्थल। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो अपने भारतवर्ष में दो हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, दो जगह जो जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, जिन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आ जाता है इसमें हॉट स्पॉट के बाद कंजर्वेशन, मतलब ये जो नष्ट हो रही है इसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, संरक्षण कैसे किया जाए। कंजर्वेशन, संरक्षण। जो जैव विविधता नष्ट हो रही है, अगर ये लगातार इसी तरह नष्ट होती रही तो एक दिन जो जीवन है वो संकट में पड़ जाएगा। इसके लिए संरक्षण इसका कैसे किया जाए, तो उसके संरक्षण की दो विधियां हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, एक सीटू कंजर्वेशन। इसको स्वस्थानीय संरक्षण, इसको बहिस्थानीय संरक्षण। इन सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब ये हुआ कि इस संरक्षण के द्वारा हम जीवों को, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों, उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित कर दें। यानी कि सजीवों के प्राकृतिक आवास में संरक्षण करने की विधि इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है।
अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं स्वास्थ्य में, जैसे आ गया राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको कहा जाता है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब नेशनल पार्क जो है, इसमें पौधे और जंतु दोनों को ही उस प्राकृतिक एरिया में, जिस एरिया में ये पाए जा रहे हैं, उनको संरक्षित कर दिया जाता है और व्यक्तियों के हस्तक्षेप से उनको दूर रखा जाता है, उसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, नेशनल पार्क। जैसे दुधवा नेशनल पार्क हो गया, दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये हो गया, तो ये सब जिम कॉर्बेट जो है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अभयारण्य, अभयारण्य का मतलब होता है ऐसे स्थान पर जंतुओं को संरक्षित किया जाए जिस स्थान पर वो बिना भय के आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, अभयारण्य कहलाता है। उसके बाद जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं ये जहाँ पर पूरे क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है और उसको 4 जोनों में बांट दिया जाता है। 4 जोन का मतलब सबसे बाहरी जो जोन होता है उसमें मनुष्यों के आने जाने की अनुमति होती है, लेकिन उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा जोन कर दिया जाता है जहाँ पर केवल शैक्षणिक या अनुसंधान वाले व्यक्ति भी जा सकते हैं। तीसरा जो क्षेत्र हो जाता है वो केवल वहाँ के अधिकारी और अपनी स्पेशल गाड़ियों के द्वारा ही सुरक्षित होकर के जा सकते हैं। चौथा जो इसका सबसे खतरनाक जोन होता है जिसको कोर जोन कहते हैं, कोर जोन कहते हैं, ये सबसे खतरनाक होता है। इसमें ये जो क्षेत्र होता है जंगली जानवरों का क्षेत्र होता है, इसमें भयावह जानवर पाए जाते हैं जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। तो ये हो गया इन सीटू कंजर्वेशन। उसके बाद आ जाता है इन सीटू कंजर्वेशन, बहिस्थानीय संरक्षण। इसमें आ गया जंतु पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान। उसके बाद हो गया जीन बैंक, तो एक सीटू कंजर्वेशन का मतलब बहिस्थानीय संरक्षण, मतलब इसमें जो संरक्षण किया जाएगा वो उनके प्राकृतिक आवास से दूर ले जाकर, प्राकृतिक आवास से दूर ले जाकर के उनको संरक्षित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जंतु पार्क, वनस्पति उद्यान और जीन बैंक। जंतु पार्क का मतलब यह है कि जैसे देखे होंगे चिड़ियाघर, वहाँ पर जो जंतु हैं अलग अलग प्रकार के जंतु, उनको दूसरी जगह से लेकर के वहाँ पर संरक्षित किया जाता है, तो वो क्या हुआ, बहिस्थानीय संरक्षण हो गया। फिर वानस्पतिक उद्यान, जो नर्सरियाँ होती हैं जहाँ पर केवल वनस्पति मतलब पेड़ पौधे को ही उगाया जाता है, तो दूसरी जगह से लेकर के एक निश्चित क्षेत्र में उसको संरक्षित करके उसके लिए वानस्पति उद्यान तैयार किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जीन बैंक। जीन बैंक का मतलब ये हुआ कि किसी भी पौधे का हो चाहे जंतु का जीन बाहर से लेकर के दूसरी जगह पर स्थापित करना, वो जीन बैंक कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया बहिस्थानीय संरक्षण, कंजर्वेशन हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय प्रयास क्या है, ये तो हो गया। राष्ट्रीय प्रयास फिर क्या है, उसको संरक्षित करने के, संरक्षण के जो राष्ट्रीय प्रयास, राष्ट्रीय प्रयास, इसके लिए क्या किया गया, एक संस्था तैयार की गई IUCN, एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये संस्था है। इसके अंतर्गत रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ा पुस्तक इसको कहा जाता है। इस पुस्तक में ऐसी प्रजातियों को रखा गया
जो या तो समाप्त हो चुकी हैं या समाप्ति की कगार पर हैं या समाप्त होने वाली हैं, उन प्रजातियों को इसके अंतर्गत संरक्षित किया गया जो भविष्य में अध्ययन के लिए या जानकारी के लिए सुरक्षित रह सके। रेड डाटा बुक हो गई। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है एक चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट और एपिको मूवमेंट। चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन, जिसमें चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा सीएम थे, उनकी अध्यक्षता में चालू किया गया था। उस समय पेड़ों को काटने के लिए एक ठेका दिया गया था, तो ठेकेदार उन पेड़ों को काट रहे थे, तो उनको काटने से बचाने के लिए वहाँ की जो महिलाएं थी, सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में एक संगठन तैयार किया। उस संगठन में वो जा करके पेड़ों से चिपक जाती थी, पेड़ों से जा करके चिपक जाती थी, जिससे पेड़ों को काटने से उन्होंने रोका, जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है एपिको मूवमेंट। ये भी उसी से संबंधित एक आंदोलन था। आंदोलन में एक बिश्नोई परिवार, ये भी उत्तराखंड में पाया जाता है, तो ये जो बिश्नोई परिवार की महिलाएं थी, इन्होंने एक समूह बनाया। उस समूह में गांव में जा करके लोगों को जागरूक किया, पेड़ों के, जंतुओं के महत्व के बारे में बताया, उससे हानि के बारे में बताया और एक आंदोलन तैयार किया बृहद रूप से, जिससे पेड़ों को काटने से और जंतुओं को नष्ट करने से बचाया जा सका। वो कहलाया इसका एपिको मूवमेंट। तो ये मनुष्यों द्वारा चालू किए गए प्रयास थे और ये क्या थे? राष्ट्रीय प्रयास थे। राष्ट्रीय प्रयास में क्या हुआ, इसी में एक WWF, इसकी स्थापना की गई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना की गई। इसके उद्देश्य निश्चित किए गए। इसके उद्देश्य के अंतर्गत जंतुओं को नष्ट होने से बचाना, उनके आवास को सुरक्षित करना, या अगर जंतुओं पर कोई शिकार कर रहा है उनको सजा दिलवाना, इस फंड का मुख्य उद्देश्य था। विश्व वन्य जीव कोष और उसके संरक्षण के लिए फंड तैयार करना, कितना खर्च आएगा, वो सारी जिम्मेदारी किसकी थी? WWF की थी, विश्व वन्य जीव कोष। उसके बाद इसमें आ जाता है कि इसका जो संरक्षण है, किया गया, राष्ट्रीय प्रयास किए गए, ठीक, मानव के प्रयास किए गए, इसका संरक्षण हो गया। लास्ट में इसमें आ जाती है जो जैव विविधता है, उसका मानव जीवन में क्या महत्व है, मानव जीवन में क्या महत्व है। तो मानव जीवन में सीधा सा महत्व समझ लीजिए कि अगर जैव विविधता नहीं होगी तो ना तो भोजन मिल पाएगा, ना ही आवास मिल पाएगा, ठीक, और ना ही औषधियाँ प्राप्त हो पाएंगे। यानी कि तीनों सिस्टम समाप्त हो जाएंगे। और जब ये तीनों चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जैव विविधता के नष्ट होने के कारण, तो मानव जीवन समाप्ति के कगार पर चला जाएगा, ठीक। तो आज हम इस चैप्टर में ओवरऑल जैव विविधता के बारे में पढ़ चुके, समझ में आ गया हो गया। उसके बाद कितने प्रकार की होती है बायोडाइवर्सिटी? 2 प्रकार की, वो 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व, इसके बारे में जान गए, शिक्षा के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, स्थायित्व के क्षेत्र में, ठीक, इसके बारे में जानकारी मिल गई। उसके बाद कारण क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, जैव विविधता नष्ट होने के कारण क्या है। तो जैव विविधता जो नष्ट होने के कारण है, इंडस्ट्रियल जो है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, ठीक, ये इसके कारण हो गए। उसके बाद आ जाता है हॉट स्पॉट, मतलब जहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, हॉट स्पॉट, वो क्षेत्र हमको मालूम चल गए, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय। उसके बाद इसमें लास्ट में हमने पढ़ा है कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता नष्ट होने का संरक्षण कैसे किया जाए। तो उसकी 2 विधियों के बारे में हमने जान लिया,
इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब उसके प्राकृतिक आवास में ही उसको संरक्षित किया गया, और इन सीटू का मतलब उसके प्राकृतिक आवास से दूर ले जा करके उसको संरक्षित किया गया। उसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने जान लिया। राष्ट्रीय उद्यान मतलब उसमें पेड़ पौधे और जंतु दोनों को संरक्षित किया जाता है। अभयारण्य, इसमें केवल जंतुओं को संरक्षित किया जाता है और उनको बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से जीने के लिए रखा जाता है। उसके बाद एक सीटू कंजर्वेशन हो गया। एक सीटू में मान लीजिए जंतु पार्क हो गए, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों से ला करके एक स्थान पर संरक्षित किया जाता है। उसके बाद हमने रेड डाटा बुक के बारे में जानकारी हासिल किया, IUCN संस्था के बारे में जान लिया, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में जानकारी हासिल कर लिया। उसके बाद इसमें हमने जो मानव के द्वारा जो प्रयास किए गए, चिपको आंदोलन चालू किया गया, एपिको आंदोलन चालू किया गया, उसके बारे में हमने जानकारी कर लिया। तो जिसमें चिपको आंदोलन एक जिज्ञासु प्रवृत्ति, मनुष्य की एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुआ ये आंदोलन है, जो उत्तराखंड में उस समय CM थे मुख्यमंत्री सुंदरलाल बहुगुणा। तो उनकी अध्यक्षता में जब महिलाओं को ये मालूम चला कि यहाँ पर पेड़ों को काटने का ठेका हो गया है, तो उन्होंने एक जागरूकता फैलाई और एक समूह बनाया, और उस समूह को बना करके जा करके जहाँ पेड़ों की कटान हो रही थी तो वहाँ पर पेड़ों से चिपक गई, जिससे पेड़ों को काटने से रोका जा सका। उसके बाद इसमें एपिको आंदोलन आ गया। एपिको आंदोलन भी इसी प्रकार संगठन है, इसमें जो है जागरूकता फैलाई गई गांव-गांव में जा कर के कि पेड़ों को नहीं काटना है, इनका संरक्षण करना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस चैप्टर में इतने पॉइंटों के बारे में हमने अध्ययन किया। बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, हॉट स्पॉट और कंजर्वेशन। अब लास्ट में असाइनमेंट के रूप में मान लीजिए क्वेश्चन दिए जाएं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये आप लिख सकेंगे, या दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है तो उसके टाइप्स के बारे में लिख सकेंगे, या पूछा गया कि उसका जो है कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा तो उसकी विधियों के बारे में लिख सकेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। या पूछ लिया गया कि किन्हीं 2 हॉट स्पॉट के बारे में बताइए, तो हॉट स्पॉट के बारे में भी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, ये हो गया। ठीक, ऑल थैंक्स। प्यारे बच्चों, आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग की इस ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप उत्सुक होंगे कि मेरा परिचय क्या है। मैं गोपाल शुक्ला, सहायक अध्यापक, हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ से हूं। आज मैं आपको कक्षा 10 के अध्याय 6 जो कि त्रिभुज है, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, वो आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। और आप जो है पहले ये समझिए, ये चैप्टर बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3 प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो आज जो हमारे इस चैप्टर के चर्चा के बिंदु रहेंगे, समरूप तथा सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। 2 बहुभुजों के समरूप होने के लिए क्या प्रतिबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। समरूप तथा सर्वांगसम आकृतियों पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है, इसकी चर्चा करेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रूफ देखेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पर आधारित प्रश्न करेंगे, और इसके बाद आपको अभ्यास कार्य और अभ्यास प्रश्न मिलेगा जो कि आपका गृह कार्य होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। समरूप तथा सर्वांगसम आकृतियां क्या हैं प्यारे बच्चों, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए 2 चीजें होती हैं, आकार और आमाप। आकार और आमाप।
अब आप ये समझिएगा आकार क्या होता है और आमाप क्या होती है। आकार यानी शेप और आमाप माने डायमेंशन। तो आकार जो है शेप और आप आमाप को साइज भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका आकार है ये तो दोनों में एक समान होना चाहिए, समरूप आकृतियों में भी एक समान होना चाहिए, सर्वांग समाकृतियों में भी एक समान होना चाहिए। आमाप जो है, आमाप का मतलब डायमेंशन यानी उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई जो भी हो, जैसे भी फिगर हो तो वो आमाप होता है। आमाप समरूप आकृतियों में जरूरी नहीं है सेम हो, आप समझिएगा अच्छे से, जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन सर्वांगसम आकृतियों में तो जरूर सेम होगी। तो यानी सर्वांगसम आकृतियां इन दोनों को फॉलो करेगी और जो समरूप आकृतियां वो फर्स्ट को तो फॉलो करेगी, सेकंड को करे या ना करे। और अच्छे समझिए आकार माने जो जिस तरह की कोई आकृति दिखती है या चित्र दिखता है वो उसका आकार है, वो हूबहू होना चाहिए। और आमाप माने लंबाई चौड़ाई गहराई। तो चलिए परिभाषाओं को देखते हैं। दो आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके आमाप समान होना आवश्यक ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो देखिएगा आकार तो समान है लेकिन आमाप जो है वो जरूरी नहीं है समान हो, समान होना आवश्यक नहीं है। और सर्वांगसम आकृतियों में दो आकृतियां जिनके आकार और आमाप दोनों समान होते हैं, यानी आकार तथा आमाप दोनों समान हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये विभिन्न आकृतियों के माध्यम से हम सर्वांग समता का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये दो चतुर्भुज हैं और आप देख रहे हैं ये दिखने में हूबहू हैं, एक जैसे हैं, और अगर आप इनकी डायमेंशंस को नापेंगे तो वो भी एक जैसी होगी। यानी प्यारे बच्चों, जैसे कि ये मेरा हाथ और ये हाथ एक जैसा दिख रहा है और जब मैं इसे एक के ऊपर एक रखूंगा तो ये जो उल्टा हाथ है वो सीधे हाथ को छुपा लेगा और जो सीधा हाथ है वो उल्टे हाथ को छुपा लेगा। तो सर्वांगसम आकृतियों की एक खासियत होती है कि जो दो आकृतियां हैं, अगर पहली आकृति दूसरे के ऊपर रखी जाएगी तो वो दूसरे को छुपा लेगी, दूसरे पहले के ऊपर रखी जाएगी तो पहले को छुपा लेगी। तो ये दोनों आकृतियां हैं, इनके आकार भी एक जैसे हैं और आमाप भी एक जैसे हैं। ये दो त्रिभुज देखिए, इनके आकार भी एक जैसे हैं और आमाप भी एक जैसे हैं। अगर आप इस चित्र को इस चित्र के ऊपर लाएं या इस चित्र को इस चित्र के ऊपर ले जाएं तो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। अब ये दोनों जो चित्र हैं वो व्रत हैं और आप देख रहे हैं दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं। जब आप एक व्रत को दूसरे व्रत पे लाएंगे या दूसरे व्रत को पहले व्रत पे लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो ये हमें समझना है कि सर्वांगसम आकृतियों को देखने में भी एक जैसी लगेगी और उनकी लंबाई चौड़ाई या कहीं त्रिज्या है तो त्रिज्या, अगर कहीं भुजा है तो भुजा, उनकी सबकी माप एक जैसी होनी चाहिए। अब विभिन्न चित्रों और आकृतियों के माध्यम से हम समरूपता का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये भी ताजमहल है, ये चित्र भी ताजमहल का, ये चित्र भी ताजमहल का। बस अंतर क्या है, ये जो पहला चित्र है उससे दूसरा चित्र थोड़ा छोटा है, तीसरा चित्र और छोटा है। तो लेकिन ये देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, तो आकार तो एक जैसा है, लेकिन इनकी जो शेप है वो एक जैसी है, लेकिन साइज एक जैसा नहीं है, यानी आमाप एक जैसा नहीं है। इसलिए ये तीनों जो चित्र हैं वो आपके सर्वांगसम नहीं है, समरूप हैं। तो ये तीनों क्या हो गए? समरूप। अब आप इन तीन चतुर्भुज पर नजर देखें तो ये देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, रंग भी एक जैसा है इनका, और लेकिन इनके आकार, पहले का आकार जो है वो दूसरे के आकार के बराबर है, दूसरे का तीसरे के बराबर है, लेकिन आमाप बच्चों बराबर नहीं है। अगर किसी बच्चे से पूछा जाएगा ये चतुर्भुज बड़ा है या ये, तो आसानी से बताएगा पहला बड़ा है, जबकि सर्वांगसम में दोनों बराबर होने चाहिए। इसी तरह से अगर हम व्रत पे अगर नजर डालें तो तीनों व्रत एक जैसे दिख रहे हैं, यानी आकार तो एक जैसा है लेकिन बच्चों इसका आमाप एक जैसा नहीं है। तो आप अच्छे से समझ गए कि सर्वांगसम आकृतियों के तो आकार आमाप दोनों समान होने चाहिए और जो आपकी समरूप आकृतियां उनके आकार तो समान होंगे, आमाप समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब दो बहुभुजों के समरूप होने के लिए क्या प्रतिबंध है ये समझते हैं। दो बहुभुज का मतलब ऐसी बंद आकृति जिसमें कई भुजाएं हो, यानी कम से कम 3 से तो ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके बहुभुज कहलाएंगे। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज कब समरूप होते हैं? दो कंडीशंस होती हैं बच्चों, समझिएगा अच्छे से। पहला, उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो। जैसे मैंने ये एक आकृति खींची,
और ये मैंने दूसरी आकृति। आप देखें इसका प्रत्येक कोण 90, यानी संगत कोण बराबर हो रहे हैं इसके। संगत माने एक जैसे कोण बराबर हों, तो एक जैसे कोण बराबर हो रहे हैं। और अगर हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो वो भी एक जैसा है। मान लीजिए ये है 2.8 और मान लीजिए ये है 3, तो इसकी भी सारी भुजा 3 है और इसकी भी सारी भुजा 2.8 है, तो अनुपात भी निकालेंगे तो अनुपात क्या आएगा, एक जैसा आएगा। तो यानी कि ये भी 2.8 और ये क्या हो गई आपकी 3 हो गई। तो ये चीज आपकी लंबाई और चौड़ाई का अगर आप अनुपात निकालेंगे, बल्कि ये तो वर्ग है तो लंबाई चौड़ाई एक जैसी है, तो अनुपात इसका इसके साथ निकालेंगे, इसका इसके साथ निकालेंगे, एक जैसा आएगा। तो एक जैसा आएगा, तो यही कह रहे हैं कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो। तो दो त्रिभुज या दो चतुर्भुज या दो पंचभुज या दो षटभुज क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये उदाहरण के माध्यम से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप ये चित्र देखिए, तो ये जो चित्र है, ये जो दो चित्र हैं, इसमें आप देख रहे हैं कोण 85, 85, 70, 70, 105, 105, 100, 100। इसका मतलब संगत कोण तो देख रहे हैं आप लगातार बराबर आ रहे हैं। अब संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है हमें। तो देखिए ऊपर की भुजा का अनुपात निकालें, यानी कि DC बटे SR। तो DC कितना है 2.4 और SR कितना है 4.8। दशमलव से दशमलव हटा दिया। अब 24 एकम 24 और 24 दूनी 48। उत्तर क्या आ गया 1/2। इसी तरीके से फिर हमने क्या किया, अब CB और किसका अनुपात निकाला, R³ का। CB और R³, तो CB का मान कितना है 2.5 और RB का मान कितना है 5। दशमलव से दशमलव हटाया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो उत्तर कितना आ गया 1/2, यानी फिर 1/2 आ गया। ऐसे ही आप 1.5 और 3 का अनुपात निकालेंगे तो भी 1/2 आएगा, और 2.1 और 4.2 का अनुपात निकालेंगे तो भी 1/2। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी एक जैसा आ रहा है और संगत कोण भी बराबर हैं। तो ये जो दो चतुर्भुज हैं, दोनों क्या होंगे आपके, वो समरूप होंगे। अब चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में आपको दिख रहा है कि संगत कोण सारे बराबर है, 90, 90, 90, 90। यहां भी 90, 90, 90, 90। यानी ये कंफर्म हो गया कि संगत कोण बराबर है, क्योंकि दो कंडीशंस हैं प्यारे बच्चों, और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी जो हमारी आकृतियां हैं वो क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, संगत कोण बराबर हो गए। अब संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। इसकी लंबाई है DC और इसकी लंबाई है SR, और ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 3.5, दशमलव हटाया 0 आ गया। अब 5 6 30, 5 7 35, उत्तर आ गया 6/7। तो लंबाइयों का अनुपात आ गया 6:7। और अब अगर आप जो है चौड़ाइयों का अनुपात निकालें, CB, ये चौड़ाई है CB, और क्या चौड़ाई है आपकी SP ले लीजिए या R³ ले लीजिए। तो R³ 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, उत्तर क्या आ गया 1/1, यानी 1:1। और आप देख रहे हैं कि संगत कोण बराबर हैं लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा नहीं है, अतः ये दो आकृतियां समरूप नहीं हैं। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं हम। इन दोनों आप चतुर्भुजों को देखिए, तो इसमें ये सारे कोण तो 90 अंश के हैं और ये वर्ग है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं ये न्यून कोण है, तो इसका मतलब समकोण न्यून कोण के बराबर तो हो नहीं सकता, तो लग रहा है कि संगत कोण बराबर नहीं है। और लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा है क्योंकि ये समचतुर्भुज है और ये वर्ग है। और अगर आप अनुपात निकालेंगे तो 4.1 अपॉन 2.1 अपॉन 4.2, डेसिमल से डेसिमल हटाया, 21 1 जा 1, 21 से 42 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया उत्तर 1/2। तो भुजाओं का तो अनुपात एक जैसा है
लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। और बच्चों समझ लीजिए, जब तक दोनों कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई होंगी, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तभी वो दोनों बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब समरूप और सर्वांगसम आकृतियों पर आधारित जो विभिन्न प्रश्न हैं वो हल करते हैं। हमें कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सभी व्रत सर्वांगसम तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक व्रत छोटा होगा, एक व्रत बड़ा, तो इसका आकार तो एक जैसा है, आमाप एक जैसा नहीं है। और मैंने आपसे बताया कि अगर आकार एक जैसा होगा, आमाप भले एक जैसा हो या ना हो, तो वो जो चित्र हैं या वो जो आकृतियां वो क्या कहलाएंगी, समरूप। तो इसका उत्तर क्या हो गया, समरूप। तो आप खाली स्थान में क्या भर दीजिएगा, समरूप भर दीजिएगा। ऐसे ही वर्ग, वर्ग एक छोटा हो सकता है, वर्ग एक बड़ा हो सकता है, तो दोनों ही वर्ग हैं, दोनों का जो है आकार एक जैसा है लेकिन आमाप एक जैसा नहीं। और आकार अगर एक जैसा है तो हम उसको सर्वांगसम नहीं कह सकते, हम उसको समरूप कह सकते हैं। तो इसका उत्तर भी क्या आ गया, समरूप। ऐसे ही सभी त्रिभुज समद्विबाहु, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है। अब दो ऐसे त्रिभुज हो सकते हैं जिनके कोण बराबर ना हो संगत, या भुजाओं का अनुपात समान ना हो, तो ये गारंटी नहीं है। लेकिन समबाहु त्रिभुज, अगर एक समबाहु त्रिभुज ये है, दूसरा समबाहु त्रिभुज ये है, तो इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 अंश, और इसका भी प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 अंश। तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे और भुजाओं का अनुपात भी एक जैसा हो जाएगा संगत भुजाओं का। तो इसका मतलब ये समरूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खाली जगह में क्या भरना है, समरूप समबाहु भरना है। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ये मैंने जो आपको बहुभुजों की समरूपता की परिभाषा बताई थी उसी पे आधारित खाली जगह है कि उनके संगत कोण क्या होंगे, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो पहले खाली स्थान में आप ये भरिएगा, और उनकी संगत भुजाओं समानुपाती होनी चाहिए, ये आप दूसरे खाली स्थान में भर दीजिएगा। तो ये आपका जो है प्रश्न हो गया। अब देखिए त्रिभुज की समरूपता क्या होती है ये समझते हैं। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। आप देख रहे हैं ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इसका मतलब संगत कोण आपस में बराबर है, कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। और संगत भुजाएं क्या होगी, यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर है ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, इसके सामने वाली भुजा हो गई बीसी, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, वो हो गई ईएफ। तो बीसी और ईएफ का अनुपात। अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, एसी, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, ये हो गई डीएफ। तो एसी और डीएफ का अनुपात। ऐसे ही इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, ए बी, और इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, डी। तो ये अनुपात बराबर है। तो संगत भुजाएं कौन सी होती है, बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं होती हैं। तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तब ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी के नाम से जानी जाती है। पहले हम प्रमेय पढ़ते हैं क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है या हो जाती हैं। यानी हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो एडी और डीबी का अनुपात है वो एई और ईसी का अनुपात होगा, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए बीसी के समानांतर कौन सी रेखा खींची गई है, डीई रेखा खींची गई है। अब जब डीई रेखा खींची गई है तो वो एबी के भी दो पार्ट कर रही है और एसी के भी दो पार्ट कर रही है, और आपको क्या सिद्ध करना है कि जो पार्ट हो रहे हैं उनमें अनुपात एक जैसा होगा। आप देख रहे हैं एडी और डीबी का जो अनुपात एई और ईसी के अनुपात के बराबर है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब रचना देखते हैं कि हमें रचना जो है वो क्या करनी है, हमें एक तो हमें बी को ई से मिला देना है,
एक सी को डी से मिला लेना है। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात है, जो इसमें चतुर्भुज है ना, उस चतुर्भुज के विकर्ण को मिला दीजिएगा, पहली बात। और जो ऊपर आपको त्रिभुज दिख रहा है उसमें क्या करना है, ये त्रिभुज का है आधार, ये है त्रिभुज का आधार। तो जो त्रिभुज का आधार है, जिसपे त्रिभुज खड़ा होता है, उसके दो कॉर्नर हैं डी और ई, जिसको कि आप शीर्ष भी कहते हैं। तो इनसे आपको सामने वाली भुजाओं पर लंब डाल देना है। जैसे आपने ये डाला है डीएम और क्या डाला है EN, ये लंब डालना है। तो दो बातें आपको रचना में करनी है, एक तो नीचे वाले चतुर्भुज के विकर्ण को मिला देना है, और ऊपर वाले त्रिभुज का जो आधार है ना, उसके शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पे आपको क्या डाल देना है, लंब डाल देना है। इतना सा काम करना है, क्योंकि किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए रचना है, ये हमें करना पड़ेगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि ये त्रिभुज है। अब बेस को हमने B मान लिया और ये आपकी हाइट है H। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में कहते हैं एरिया, और ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया A, B और C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये आप जानते हैं, ये आप पहले से ही जानते हैं। और एक चीज और है, क्योंकि अंग्रेजी में एरिया कहते हैं क्षेत्रफल को, इसीलिए हम इसे शॉर्ट में क्या करेंगे, एरिया को AR डॉट से प्रदर्शित करेंगे। और अब आगे बढ़िएगा, आप क्या करते हैं, लेकिन एक चीज और समझिए, जैसे ये अधिक कोण त्रिभुज है और इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बेस तो आपका हो गया ये। अब हाइट के लिए आप लंब डालेंगे किससे, मान लीजिए इस त्रिभुज से ABC, इस त्रिभुज से आपको क्या करना है, लंब डालना है। अब लंब डालेंगे तो लंब जो है वो किस भुजा पे नहीं आएगा, BC भुजा पे तो कतई नहीं आएगा, ये BC भुजा है। तो लंब जो है वो जब आप भुजा को बढ़ाएंगे तब वो लंब आएगा। तो यानी कि जो लंब आएगा वो BC भुजा को बढ़ाने पे आएगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपका त्रिभुज अधिक कोण है, तो अगर लंब अगर नहीं आ रहा है त्रिभुज के अंदर, तो उसके आधार को बढ़ा दीजिए और तब फिर आप लंब डालिए। वही उस बेस के लिए किसका काम करेगा, लंब का कार्य करेगा। अब हमने क्या लिया, त्रिभुज ADE ले लिया, त्रिभुज ADE। इसमें आधार क्या है, AD। हमने आधार क्या मान लिया, AD को। अब AD पे लंब क्या है, AD पे लंब है EN। तो 1/2 AD इंटू EN, ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हमने कौन सा त्रिभुज ले लिया, BDE। अब BDE में हमने आधार क्या मान लिया, BD। अब क्योंकि आधार BD मान लिया, मैं E से लंब डाल रहा हूं, तो वो इस त्रिभुज के अंदर तो आ नहीं रहा, इस त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम BD को बढ़ा दें तो बाहर आ रहा है EN। तो लंब तो EN हो गया, चाहे त्रिभुज के अंदर आए चाहे त्रिभुज के बाहर जाए, तो ये हो गया EN। अब आपने इन दोनों का भाग लगा दिया, तो 1/2 से 1/2, EN से EN कट गया, उत्तर क्या आ गया, AD अपॉन DB। तो ये आपका समीकरण 3 हो गया। आपने ऊपर वाला त्रिभुज लिया और एक बायां जो आपका ये जो त्रिभुज के नीचे है, ये जो बाएं हाथ पे जो ट्रायंगल बनना है BDE, इसको ले लिया और उन दोनों के क्षेत्रफल को निकाल के और उसका भाग लगा दिया। अब देखिए, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ऊपर वाला त्रिभुज तो फिर लेना है, और अब की बार हमें ये वाला त्रिभुज लेना है। पहले हमने कौन सा त्रिभुज लिया था, ये वाला त्रिभुज लिया था। तो त्रिभुज ADE में हाफ, अब की बार आपने आधार क्या मान लिया, इसको मान लिया आधार, ठीक है। तो इसको मान लिया, तो लंब क्या हो गया, इस पे लंब हो गया DM। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ AE इंटू DM। ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब DEC में आधार किसको मान लिया आपने, आधार इसको मान लिया। अब लेकिन जो लंब है, अगर आप D से लंब डालेंगे तो वो लंब त्रिभुज के अंदर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये रहा लंब DM। तो क्या हो गया, 1/2 EC इंटू DM। अब आपने क्या किया, समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग लगा दिया, और जब भाग लगाया 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, उत्तर क्या आ गया, AE/EC। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 6। अब क्या करना है, ये समीकरण 3 है जो हमने पहले पेज पे देखा था, ये हमारा समीकरण 6 जो दूसरे पेज पे हमने देखा। अब एक मिनट, एक आपने अपनी क्लास 9th में रिजल्ट पढ़ा होगा, मान लिए दो त्रिभुज के आधार एक जैसे हैं, ये आधार AB है और एक समानांतर रेखा है, उस पर दो शीट्स इसके और आ रहे हैं, कौन कौन से, P और Q, ठीक है। तो आप
ए पी बी निकालें या ए क्यूब बी निकालें, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर दो त्रिभुजों के आधार एक जैसे हैं तो दो शीट्स तो वही हो गए आपके। तीसरा शीट्स अगर किसी इस ए बी रेखा के समानांतर कोई रेखा है उस पे अगर तीसरा शीट्स आ जाएगा तो जितने भी त्रिभुज प्यारे बच्चों बनेंगे उनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर एरिया ऑफ ए बी पी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए बी पी बी पी क्यूब। तो यहां पर भी तो ऐसा ही हो रहा है प्यारे बच्चों। आप देखिएगा कि इन दोनों त्रिभुजों में आधार तो सेम है, डीई कौन से त्रिभुज में, डीई बी में, और डीई सी में आधार एक जैसे हैं, और डीई के समानांतर जो रेखा है उसी पे ही तो तीसरा शीर्ष जो है वो आ रहा है, ये बी और सी। तो जो क्षेत्रफल डीई बी का होगा वही क्षेत्रफल डीई सी का होगा। तो हमने यहां पर लिख दिया एरिया ऑफ बी डीई इक्वल्स टू एरिया ऑफ डीई सी। अब हमने क्या किया, समीकरण 6 में ये जो डीई सी है इसको हटा के क्या लिख दिया आपने, बीडीई लिख दिया। और बीडीई लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो समीकरण 3 है और समीकरण 7 है उसका बायां पक्ष बराबर हो गया। और जब बायां पक्ष बराबर हो गया तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। और भाई यही तो हमें प्रमेय सिद्ध करनी थी कि जो एडी और डीबी का अनुपात है वही एई और ईसी का अनुपात है। यही तो आपकी क्या हो गई, थेल्स थ्योरम हो गई प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है, रचना में चतुर्भुज के विकर्ण बनाने हैं और ये जो इसका आधार है इसके शीट से सामने वाली भुजाओं पे लंब डालना है। ऊपर वाला त्रिभुज लेना है, बायां त्रिभुज लेना है, पहली बार में ऊपर वाला त्रिभुज लेना है, दायां त्रिभुज लेना है, क्षेत्रफलों का भाग लगाना है और लास्ट में क्या कर देना है, क्योंकि डीई ये जो दो आपके ट्रायंगल हैं बीडीई और डीईसी, इनके दोनों के आधार एक जैसे हैं और जो तीसरी भुजा है वो डी के समांतर रेखा पे आ रही है तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। तो इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और इसको बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। अब बच्चों इस पे एक प्रश्न कर लेते हैं, यदि डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये दे रखा है हमें और ये सारी मापें दे रखी है, एडी की माप 1.5, डीबी की माप 3 और एई की माप 1 सेंटीमीटर, ईसी की मान निकालना है। अब हमने क्या लगाया, बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये अप्लाई कर दी। क्या है ये, एडी और डीबी में जो अनुपात होगा एई और ईसी में अनुपात होगा, लगा दिया। एडी का मान चित्र से 1.5 और डीबी का मान चित्र से आपने क्या लगा दिया 3, एई का मान 1 और ईसी का मान, तो ईसी तो निकालना ही है। फिर आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1.5 ईसी इक्वल्स टू 3, 1.5 का डिवाइड कर दिया, डेसिमल हटाएंगे 0 आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2/1 का उत्तर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया आपका उत्तर, 2 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से आप बीपीटी पे आधारित क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों आज आपको जो मैंने पढ़ाया है मुझे विश्वास है आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। अब बच्चों आप जो है घर पे जाके इन टॉपिक्स का रिवीजन करिएगा। ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिए या आपके पास मोबाइल्स हो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो है आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपने अगली कक्षा में।